हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? बहुत बढ़िया हो गए। तो आज हम लोग पेपर नंबर 78 का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी बात, प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले कि वो भी आगे शेयर करें, जिससे आप जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है। और साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप भी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बता रखी है और साथ में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करें ताकि आप सारी चीज़ों से अपडेट रहे और साथ में ट्रिक्स भी आपको मिले। क्लियर गाइस? चलिए तो देखते हैं कैसा पेपर आया है ऑल ओवर, और एनालाइज करते हैं। हम लोग भी बैठ के सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोलैरिटी ऑफ अ 17% बाय मास सॉल्यूशन। तो ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है बेटा। मोलैरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मोल मेरे को कैसे मिल जाएगी? इसने मास दे दिया 17 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 82। तो दिस इज द मोल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास अपॉन, 1 मिनट, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना हो गया 100, क्योंकि 17% बाय मास मतलब 17 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो गया। डेंसिटी कितना है 1.09। तो बस कर दो इसको फटाफट से। मोलैरिटी इक्वल टू आ गया 17/82 इंटू का 100, 1.09 इंटू का 1000 भी आएगा बेटा। तो यहाँ से देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, नीचे 100 उतार दो, 1 जीरो से 1 जीरो गई। तो 82, 17 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 82, देखो क्या हो गया ये। ठीक है, 17 इंटू का 109 डिवाइडेड बाय 82, ये आ गया 22.59 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 2.26 आ गया मोलर। देखो ऑप्शन है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल है बेटा, डी ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो डी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड गैस दैट बियर्स नो लेबल इज सपोज टू कंटेन either ethane or ethene. Combustion of the sample shows that one solid 16 centimeter cube of the gas required 48 centimeter cube। बिल्कुल, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, या तो इथेन होगी या इथीन होगी। इसने बोल दिया इन दोनों में से कोई एक है, तो अपने को बताना है कि कौन सी एग्जैक्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन कंबशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। मुझे तो पता नहीं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा। ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बना CO2 प्लस का H2O। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने आपको आरबी ट्रिक बताई थी। आरबी ट्रिक कहाँ बताई थी? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं। तो CO2 को X से बैलेंस करेंगे, Y/2 वाटर, और ऑक्सीजन कितना है X प्लस का Y/4। अब देखो इसका ये रिएक्शन बैलेंस है, एक मोल गैस को 1 मोल O2 चाहिए। तो इसका मतलब 16 ml को कितना चाहिए? 16 ml को कितना चाहिए? तो ये हो जाएगा x, सॉरी 16 इंटू का x प्लस का y/4, इतना 16 को इतना चाहिए, तो ये कितना है 48 चाहिए। ठीक है ना, 48 है इसके लिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x प्लस का y/4 इक्वल टू 3। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब इसमें वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन बन नहीं सकती कोई और। तो यहाँ से अपन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? देखो इसने बोला कि गैस जो है इथेन और इथीन है। एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग, अगर इथेन या इथीन है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू दोनों ही केस में क्या होगी बेटा? 2 होगी, चाहे इथेन हो चाहे इथीन हो। अगर मैं एक्स को 2 पुट कर दूं तो y/4 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4। अगर y 4 है x 2 है तो ये आ गया C2H4। तो ये क्या हो गया इथीन। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में अपन को दिख रहा है इथीन है, तो बी आंसर अपना आ गया बेटा। क्लियर? Among the following, the reaction that is accompanied by a decrease in the entropy। देखो एंट्रोपी का डिक्रीज किस में हो रहा है? पहली में तीनों गैसेज है, तो यहाँ पर देखूं तो डेल्टा एनजी निकाल लेंगे। मैं बेसिकली सिंपल सी बात है, क्योंकि रैंडमनेस जितनी कम होगी उतनी कम एंट्रोपी होगी।
इसमें देखो तो इसमें क्या आ रहा है, मोल का मोल है देखो 2 माइनस का 4, माइनस का 2 मोल आ रहा है। इसमें डेल्टा एन जी कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 2। ठीक है, इसके अंदर देखूं तो गैस ये लिक्विड है तो 6 माइनस का 6 जीरो आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो आ रहा है। क्लियर। गैस की केस में देखना सॉलिड लिक्विड, ये गैस है 1 है, इधर 0 है, तो इसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। नीचे वाली में देखूं तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 0, तो इसमें तो और भी ज्यादा पॉजिटिव। इसका मतलब सबसे ज्यादा कम किसमें होगी, इसमें। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी जो होता है वो सॉलिड की लेस होती है लिक्विड से, लिक्विड की लेस होती है गैस से। ठीक है, दिस इज द एंट्रोपी ऑर्डर, ये एंट्रोपी का ऑर्डर है। तो ऑब्वियसली बात है गैस के केस में देखिए, गैस के केस में डेल्टा एन जी से हम लोग बता देंगे, तो ए ऑप्शन इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कीन बना लेते हैं बेटा अपन। यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, डबल बॉन्ड CH2, ये पहला है। दूसरा दे रखा है अपन को बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा है। तीसरा बना लेते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये थर्ड है। इसने बोला व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे देखा जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ से देखो ऑब्वियस सी बात है, या फिर तुम इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हो। जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रहा है इसका मतलब रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा रही होगी उसकी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें मुझे दिख रहे हैं। इसमें बात करूँ तो मेरे को 3 ही अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी ज्यादा हुई होगी। ज्यादा हुई होगी तो फर्स्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, ए ऑप्शन यहाँ पर अपना मैच कर गया। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन शो करेगा। अगर पहले वाला देखूं मैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड C है यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेटा CH Br CH3। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये, अब ऑप्टिकल के लिए अपन को क्या देखना जरूरी है, कायरल देखना जरूरी है फॉर ऑप्टिकल। अगर कायरल देखना जरूरी है तो sp2 वाला तो हो नहीं सकता, sp3 वाला होगा विद 4 डिफरेंट ग्रुप, तो 1 2 3 और 1 4। ये वाला कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। अगर ये कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब पहला तो शो कर रहा है। दूसरा अगर देखो CH2 Br दोनों सेम ग्रुप हो गए, ये हो नहीं सकता कायरल। इसके अंदर देखो CH3 CH2, यहाँ पर CH2 CH2, ये भी नहीं हो सकता बेटा। Cl Cl CH3 Cl, ये इसमें अगर मैं देखूं कायरल, इसमें कोई कायरल है ही नहीं। ठीक है, इसमें कायरल कार्बन कोई है ही नहीं, कायरल कोई एटम ही नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ए आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एक्वस 0.01 मोलर ऑफ CrNH3 6 twice CONH3 NO2 5 thrice is expected to have delta TF। तो डेल्टा TF क्या होगा, I इंटू का KF इंटू का M। ठीक है, KF इसने कितना दे दिया 1.86, मोलैलिटी कितनी दे दी है 0.01, एंड इसने क्या दे दिया यहाँ पे, अच्छा आई निकालने इसका आई, तो ये हो गया 2 और 3 2 5, आई कितना हो गया 5। कितना आ गया बेटा यहाँ से 100, तो ये आ गया कितना, ये 20 पे गया 186 अपॉन 2 इंटू का 1000, तो 2 9 द 18, 2 3 द 6, तो ये आ गया 0.093। तो डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है मेरे को, तो डी आंसर आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है X से K2CO3 बना, X प्लस का K2CO3 प्लस का एयर, एयर का मतलब O2, जनरली O2 ही लेते हैं,
यहाँ से Y बना, Y प्लस का Cl2 से Z बना, और Z का कलर जो दे रखा है वो पर्पल दे रखा है। पर्पल का इसका मतलब KMnO4 हो सकता है, Z में भी KMnO4, KMnO4 है तो KMnO4 का प्रिपरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है पायरोल्यूसाइड और से होगा। O2 तो यहाँ पर क्या बनेगा, Y बनेगा K2MnO4 जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और यहाँ से K2MnO4 मैंने आपको बताया था इसका, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी करवा के, Cl2 ले लो या ठीक है CO2 भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो यहाँ पर KMnO4 जो है वो बच जाएगा फर्दर ऑक्सीडाइज होके। इसका मतलब क्या हुआ, X जो है वो ब्लैक कलर का होता है बिल्कुल MnO2, Y जो है ग्रीन कलर का K2MnO4, Z है KMnO4, C ऑप्शन में को बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। पहले वाला अगर मैं देखूं तो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 2 है। दूसरे वाला देखूं तो ये ग्रुप 13 का मेंबर है। तीसरे वाला देखूं ग्रुप 15 का है, और चौथे वाला देखूं, सॉरी तीसरे वाला देखूं ग्रुप 17 का है, और चौथे वाला देखूं तो 3s2 3p3 ग्रुप 15 का है। तो अपने को बताना है स्मॉलेस्ट रेडियस ग्रुप 17 होगा अलोंग द पीरियड, घटता है तो ये आ गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, if r1 is the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom, then the radii of second, third and this। तो ओके, तो r2 निकालूंगा मैं 0.529 इंटू का सेकंड का 4/z1 आएगा, तो ये पहले वाले का इतना आ गया 4r1 आ गया, ठीक है 4r1, इसका मतलब सी ऑप्शन ही अपना मैच कर गया सीधा ही, पहले वाले में खत्म। अगला क्वेश्चन है, N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकोटाइंस। अच्छा ठीक है, N2 कन्वर्ट हो गया N2 प्लस में, O2 कन्वर्ट हो गया O2 प्लस में रिस्पेक्टिवली। द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंजेस इन द फॉलोइंग इज द NN बॉन्ड वीकन्स। तो ये N2 है, पहले इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, तो बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है, इसमें मतलब ये हो नहीं सकता, इसने रॉन्ग स्टेटमेंट बोले। ओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो ये आ जाएगा 16 16 8 6 2 4 2 2, इसका 2 है, और इसका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 17, हाँ 2.5 हो जाएगा, तो ये बढ़ गया बिल्कुल, ये भी नहीं होगा, सही है। द ओ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगला N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये देख लेते हैं बेटा, 14 और एक 13, 7 होते हैं ना, 14 13, 13 का मतलब पैरामैग्नेटिक होना चाहिए बेटा, ये गलत है, ये आ गया अपना आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, पैरा होना चाहिए था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन RX इज कन्वर्टेड टू RY बाय द इंटरमीडिएट Z। तो बेटा कार्बिल अमाइन रिएक्शन किसके लिए होती है, आइसो साइनाइड बनाने के लिए होती है, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन के लिए होती है, और ये हम लोग किसके लिए किससे करते हैं, ये हम लोग प्राइमरी अमीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन से इसको बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो इंटरमीडिएट आएगा वो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, तो जेड जो है RX RY एंड जेड बोलना है, तो डाइक्लोरोकार्बिन, तो ये रहा कार्बिन, ये रहा, ठीक है, जो RX एंड RY, तो RY जो है मैंने बोला आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड ये रहा RNC, प्राइमरी अमीन ये रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन है, लास्ट वाला देखे तो प्राइमरी अमीन, तो यही ऑप्शन आ गया बेटा। इसमें पहला दे रखा है RNC, इसने आइसोसाइनाइड से अमाइन बना रखा है, जबकि उल्टा होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी अमीन से, तो ये आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अपन रिएक्शन लेते हैं H2O प्लस का CO से बना H2 प्लस का CO2। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया अपन को K1 0.44। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H2 प्लस 2CO2 से बना 2CO प्लस 2H2O। इसका मतलब इसने पहले तो उल्टा कर दिया इसको, अगर मैं उल्टा कर दूंगा बेटा तो H2 प्लस CO2 से क्या बनेगा, H2O प्लस का CO,
तो ये जो नया K1 प्राइम आएगा ये होगा 1/K1, रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है आपको, ठीक है। और अब इसका इसने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसकी जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो K1 डैश आएगा वो K1 प्राइम का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 1/0.44 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 1/0.44 का स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो 1/0.44 का स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 0.44, ये आ गया 2.27 इंटू का 2.27, 5.15, मतलब 5.16 आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा तीसरा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन सॉल्व, अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2+ विद कॉपर आयंस। इसने बोला कॉपर अगर +2 में है तो इसका अमोनिया जो है रिएक्ट करके बिल्कुल सही है, कॉपर NH3 4 2+ बना लेगा, ठीक है। बट नॉट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में नहीं कर पाता, अल्केलाइन में कर लेता है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, अगर यहाँ पर इफ एसिडिक मीडियम इज प्रेजेंट, अगर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है? अब देखो NH3 खुद बेस है। अगर वो अल्केलाइन मीडियम में जाएगा तो बेस क्या रिएक्ट करेगा नहीं, बट एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा देखना जरा, NH3 खुद क्या है, बेस है। यहाँ पर क्या है बेटा, H+ है, ये एसिड का रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या करेगा, पहले इसके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, NH4+ बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कर लेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर ये Cu+2 NH4+ के साथ यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है, NH3 के साथ तो बॉन्ड बना रहा था, बट NH4+ के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये NH3 पहले इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, अपने लोन पेयर जो है ये कोऑर्डिनेट कर देगा, क्लियर। जिसका मतलब क्या आ गया क्वेश्चन, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मिंग, देखो ये डी ऑप्शन बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बिना ऑप्शन देखी सीधा ही आपको बता दिया, ये चीज डायरेक्ट एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ठीक है। Na2CO3 बनता है, जो द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। तो अपन बोलते हैं कि सबसे पहले NH3 के साथ कौन कौन रिएक्ट होता है, CO2 और H2O। तो ये कार्बोनिक एसिड देते हैं तो ये बनाएगा बेटा NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो NH4HCO3 है ये किसके रिएक्ट कर जाएगा बेटा, NaCl के साथ। ये कैसे ब्रेक करेगा, ये करेगा NH4 प्लस का HCO3 माइनस, ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस Cl माइनस। रिएक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस का अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। ये बन गया बेटा। अब अपने को पता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, CaO प्लस का CO2 हीट करते हैं। तो ये जो CaO होता है ये जब वाटर के साथ जाता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा NH4Cl के साथ जाता है और ये यहाँ पर क्या बना लेता है, CaCl2 बना लेता है। तो ये रिएक्शन होती है पूरे सॉल्वर प्रोसेस की, CaCl2 हमारा आंसर आ जाएगा बाय प्रोडक्ट में। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ पैरा OHC6H4 COOH, बिल्कुल यहाँ पर पैरा पोजिशन COH है, इसे लिखा हुआ Br2 एक्सेस। तो Br2 एक्सेस क्या करेगा, अब क्योंकि OH क्या है बेटा, यहाँ पर OH यहाँ पर क्या +M शो कर रहा है, +M शो कर रहा है, तो यही यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, डायरेक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या होगा, Br जो है इसके ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा और COOH हट जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह का सीन बन जाएगा, 3 Br आ जाएंगे। तो ये देखो डी ऑप्शन मेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है, ये आ जाएगा, क्योंकि OH और COH में यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट लगने के कारण +M बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, जिसके कारण इसके बेस पे ही हम लोग देखेंगे। मेलेमाइन पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर ऑफ,
तो मिलेमाइन जो होता है वो मिलेमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, कोपॉलीमर होता है, तो बी ऑप्शन आ गया। व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो भाई फिर आ गया पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, एक्स हैविंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इसने इसकी स्पेसिफिकेशन दे दी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट एज वेल एज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट रिएक्ट विद, उसके पास क्या है साथ में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसको जब रिएक्ट कराया अपन ने अमोनिया गैस के साथ एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे हीट करा, गिव्स कंपाउंड वाई, ओके। दिस वाई इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन, इसने बोला दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये वाई कंपाउंड तो अपन को समझ आ गया, वही ये बना B3N3H6, क्लियर। अब ये B3N3H6 से बनता है, ऑब्वियस सी बात है डाइबोरेन से बनता है, तो इसका मतलब X क्या होगा B2H6, और वैसे भी X यहीं से पता चल रहा था, अगर नहीं भी पता चल रहा था तो यहाँ से तो बिल्कुल श्योर हो गया, तो X है हमारा B2H6, ठीक है। कंपाउंड X, उसके बाद अब B2H6 को मैंने लिया वापस से विद अमोनिया NH3 एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये सब्सटेंस जेड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है जेड क्या होगा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, दिस Bn इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट के कंपेयर में हार्ड होता है, तो इसने बताया विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, एक्स इज B2H6 बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं होगा। जेड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा आंसर। वाई इज B3N3H6 बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। जेड इज सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट, नहीं, यही अभी हमने बोला था कि जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट के कंपेयर में क्या होता है, हार्ड होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, माल्टोज क्या होता है बेटा C12H22O11, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग तो ये क्या दे देगा, 2 मॉलिक्यूल दे देगा ग्लूकोज के, तो इसका मतलब क्या आ गया, ग्लूकोज आ जाएगा। Which of the which product will be obtained by Grignard reagent when formaldehyde reacts with ethyl magnesium iodide, क्या होगा यहाँ से देखो, ये यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले अटैक मार जाएगा, ठीक है ना, अटैक मार जाएगा इस पे, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2 और 1 3 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है, सीधे ही पता चल रहा है ये तो, ठीक है ना, 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा, OH आ जाएगा बाद में यहाँ पे, हाँ तो बिल्कुल सही है, 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट जेड, तो बेटा हमने यहाँ पर लिया बेंजीन, 1 मिनट, बेंजीन लिया प्लस साथ में आया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसको कराया AlCl3 के साथ, अब AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, ये क्या करेगा, इस Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, भिखारियों की फैमिली से है ना ये एल्यूमिनियम, ठीक है, तो भिखारियों की फैमिली से, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये आ गया। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन के ऊपर जाके अटैक मार जाएगा, ठीक है, अटैक मार जाएगा, तो क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऐसे उड़ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन के ऊपर अल्कीन आ गया, इसका रिएक्शन कराएंगे BH3 THF से, तो ये तो आपको पता ही है, पता ही होगा, इतनी बार आ चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा बेटा, पाई बॉन्ड को हटाएगा, OH लगाएगा, CH2 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 OH, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया H+ से, अब जब H+ और हीट हाइड्रोजनेशन करे, इसने बना C9H10 बना C9H10, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना तो बना दिया, 1 2 3 4, जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C9 बन रहा है ना, 6 तो इसके अंदर हो गए बेटा कार्बन, 7 8 9, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर
ये देखना, ये जो 3 है, ये जो इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है 3, ये क्या करेगा, ये साइक्लाइजेशन कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, और 5 मेंबर का रिंग यहाँ पे आराम से बना सकता है, क्योंकि जब H प्लस से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा बेटा, साइक्लाइजेशन कर लेगा, और साइक्लाइजेशन से 5 मेंबर रिंग बना लेगा। तो रिंग बना लेगा, तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। सी ऑप्शन मुझे बनता हुआ दिख रहा है इसका। ठीक है, अगला चलते हैं। An exothermic reaction ACB has an activation energy of 15 किलोकैलोरी पर मोल एंड एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा H दिया हुआ एक्सोथर्मिक का 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो डेल्टा H क्या होता है एक्सोथर्मिक में, EA फॉरवर्ड माइनस का EA बैकवर्ड। तो डेल्टा H 5 है, इसने क्या दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 15 किलो कैलोरी पर एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरी B से A, मतलब फॉरवर्ड का इसने दे दिया 15 बेटा, बैकवर्ड का अपन को निकालना है। 5 माइनस का 15 10, तो ये बैकवर्ड कितना हो गया, 10 हो गया बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड कंटेन्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसका इनोलिक फॉर्म बनाऊंगा तो देखना क्या बनेगा। इसका इनोलिक फॉर्म बनाऊंगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पर बॉन्ड आएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3। इसने बोला X जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 3 12। X कितने आ गए, 12। Y कितने है, Y है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक ही है बेटा। और Z क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन पेयर 2। 12 और 1 13 और 2 15, तो आंसर कितना आ गया, 15। ने बोला a certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX। ओके, तो ठीक है बेटा, pH निकालना है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन लगा देंगे, pH इक्वल टू pK प्लस का लो सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो pK इसने Ka दे रखा है, HX का 10 की पावर -8, तो pK हो जाएगा 8 प्लस का लो। अब सोल्ट और इसका एसिड का कंसंट्रेशन दोनों का सेम दे रखा है, तो X, तो 1 1 मान लो, दोनों का सेम है, कुछ भी मान लो यार, 1 तो आना ही है। ठीक है, log 1 का होता है 0, तो pH इक्वल टू आ गया 8 ही आएगा ये तो। अगला क्वेश्चन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3X, इफ X इज नंबर ऑफ SO3 molecules involved in the cyclic formation and Y is the number of sp3 hybridized atom, then what is the sum of, तो SO3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है ना। ओके, तो देखो बेटा, 3 कम से कम भी SO3 चाहिए होगा अपन को साइक्लिक बनाने के लिए। कैसे, 2 2 4, एक यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो गया, ठीक है, एक यहाँ से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2, अब इसे 4, एक यहाँ से ऐसे अटैच हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन और अटैच हो जाएगा, ये सल्फर के साथ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, इसका एक इलेक्ट्रॉन और अटैच हो गया, तो ये इस तरह का बन गया। देखो 3 सल्फर आ गए, रिंग बनाने के लिए 3 तो करना ही पड़ेगा साइक्लिक बनाने के लिए। तो X की वैल्यू तो आ गई 3, और Y sp3 देखना है अपन को, तो sp3 कितना हो गया, 1 2 3 4, ये sp3 है, ये भी sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, ये भी sp3 है, तो Y की वैल्यू भी 3 आ गई, तो टोटल आ गया 6 आंसर आ गया। X प्लस वाई की वैल्यू इसमें पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, सारे ही X प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में दे रहा है इसका क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इन HCF2, HCF2 में कितने हो जाएगा बेटा, 3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछा ना, तो पहले के 3 है, दूसरे में 2 है, चौथे में 1 है, मतलब तीसरे में 1 है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, 3 2 5 और 1 6, इसका भी आंसर आ गया। तो पेपर ऑल ओवर काफी सिंपल था बेटा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके 95 अबव इसके अंदर मार्क्स आने चाहिए, 95 अबव मार्क्स अगर आप इस पेपर के अंदर ला रहे, तो आपकी ओवरऑल तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर 80 to 90 के बीच में आते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो अगर 95 से अबव आते हैं तो आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। तो गाइस ये था पेपर नंबर 78 का सॉल्यूशन। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई 2020 एग्जाम। Okay guys, bye bye, take care, thank you very much.